समझे? हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन भाई, हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन क्या होता है भाई? ऑसिलेशन बचपन से सुनते आ रहे हो तुम। ऑसिलेशन कैसे डिफाइन करें ऑसिलेशन को? व्हाट इज ऑसिलेशन? क्या होगा भाई ऑसिलेशन? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। अबाउट अ, क्या लिख रहे हैं भाई? अबाउट अ पॉइंट क्या होता है भाई? ये टू एंड फ्रो मोशन मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे, इसके अबाउट ये आगे गया पार्टिकल, पीछे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे आया। ऐसे ये मोशन होता रहे, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भाई टू एंड फ्रो मोशन। लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है। ये लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है। इसी को क्या बोलेंगे भाई? ऐसे गया पेंडुलम, वापस आया, ऐसे आया, ऐसे गया वापस ऐसे आया। तो इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होने लगे बॉडी का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे भाई? ऑसिलेशन बोलेंगे। एक पॉइंट के अबाउट अगर बॉडी का क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट, दिस मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन। यही ऑसिलेशन अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे होने लगे, यही ऑसिलेशन, मैंने इस पेन को जोर से हिट करा या ट्यूनिंग फॉर्क को जोर से हिट करा, तो वही ऑसिलेशन कहाँ होने लगेगा? मॉलिक्यूलर लेवल पे होने लगेगा। तो वही ऑसिलेशन अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे होने लगे तो उसी को वाइब्रेशन बोल देते हैं। वाइब्रेशन और क्या है? यही है ना। तुमने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, जोर से हिट करा, तुमने कोई भी अपना मेटल लिया, जोर से हिट करा, ऐसे टन होने लगता है वो। बेल ली, मंदिर में गए, बेल, बेल बजाई तुमने, तो क्या होता है? वो टन करके आवाज आती रहती है काफी देर तक, तो वो क्या है? वाइब्रेशन हो रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वही क्या, मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर ये टू एंड फ्रो मोशन होने लगे तो उसी को वाइब्रेशन बोल दोगे। मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑसिलेशन अगर होने लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? वाइब्रेशन बोल देंगे। यही होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन। एक टर्म होते हैं भाई पीरियोडिक मोशन। क्या होता है भाई पीरियोडिक मोशन? क्या होना चाहिए पीरियोडिक मोशन? व्हाट इज जो अ पीरियोडिक मोशन? ऐसे सारे मोशन जो एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करने लगे, उन सारे मोशंस को क्या बोलते हो? पीरियोडिक बोलते हो। हाँ सर। मोशन ऑफ पार्टिकल which repeats itself after certain period of time, which repeats itself after certain period of time। तो ऐसे मोशन को क्या बोल दोगे भाई? पीरियोडिक मोशन बोल दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? द मोशन ऑफ द पार्टिकल विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे भाई? ऑसिलेट टू एंड फ्रो मोशन, इसको क्या बोल देंगे भाई? ऑसिलेशन बोल देंगे। ऑसिलेटरी मोशन यूजुअली कैसे होते हैं? पीरियोडिक भी होते हैं। पार्थ, हमने बस यही पहली स्लाइड यही है, हार्मोनिक मोशन को ही डिफाइन करा है। व्हाट आर हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं हम? हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। यूजुअली पेंडुलम की जब बात करें तो कितना टाइम बाद रिपीट होता है? 2 सेकंड बाद वाला डिस्कशन करा था हमने, सेकंड्स पेंडुलम। 2 सेकंड बाद क्या होता है? पेंडुलम अपने पाथ को रिपीट करने लगता है। यूजुअली ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, मोशन ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यूजुअली कैसे होते हैं? पीरियोडिक होते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये जरूरी नहीं है कि वो जो पीरियड है वो कांस्टेंट हो, जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट रहे, ये जरूरी नहीं है भाई। भाई हो सकता है पहला ऑसिलेशन 2 सेकंड में कर दिया, दूसरा ऑसिलेशन 1.9 सेकंड में करा, अगला ऑसिलेशन 1.8 सेकंड में करा, ऐसा भाई कुछ इफेक्ट आ सकता है। अभी वो किसकी वजह से इफेक्ट आता है उसको अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम एकदम नॉर्मल केस डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल केस क्या, कोई रजिस्टिव फोर्सेज नहीं है, पीरियोडिक मोशन हर 2 सेकंड बाद क्या कर रहा है?
ऑसिलेटरी मोशन रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशंस कैसे रहते हैं, पीरियोडिक रहते हैं। तो तुमने मुझे बोला कि हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट। क्या सन के अबाउट अर्थ जो है ऑसिलेटरी मोशन में है? सन के अबाउट अर्थ ऑसिलेटरी मोशन में है क्या? ये तुम्हारा अर्थ है, तुम हो इसके ऊपर। तो एक साल बाद क्या करता है, रिपीट कर देता है भाई पाथ को। एक साल बाद पाथ को रिपीट कर देता है, तो पीरियोडिक मोशन है ये, ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन है। बट इसको नहीं बोल रहे हैं हम ऑसिलेटरी, ठीक है। उसी पाथ पे वापस आ रहा है, फिर से घूम रहा है, उसी पाथ पे वापस आ रहा है, फिर से घूम रहा है, उसी पाथ पे वापस आ रहा है, फिर से घूम रहा है। तो अर्थ जो है सन के अबाउट पीरियोडिक मोशन में है, पर ये मोशन हार्मोनिक नहीं है। किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स इस पॉइंट की तरफ फोर्स लग रही है, पर उस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है टोटल, ठीक है, घूम रहा है टोटल। टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे गया, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। एक बार वेलोसिटी राइट की तरफ होगी, एक बार वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होगी। टू एंड फ्रो मोशन में हमेशा क्या होगा, एक बार वेलोसिटी इस तरफ है, तो थोड़ी देर बाद वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में भी होगी। हाँ, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में भी होगी। यही है हार्मोनिक मोशन, ये है हार्मोनिक मोशन। ये हार्मोनिक मोशन नहीं है। यहाँ पे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा इधर ही आएगी ना, घूम के फिर आएगा, फिर से इधर घूम के फिर आएगा, फिर से इधर। ये हार्मोनिक मोशन नहीं है, पीरियोडिक मोशन। तुम रोज 10 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे उठ रहे हो, अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहे हो, कौन सा मोशन है, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी? पीरियड। कोई पीरियोडिक भी नहीं है, ऑसिलेटरी भी नहीं है। हम ये किसकी बातें कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, जो एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं हम पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन में। तुम्हारी डेली एक्टिविटीज से ये इंटरेस्टेड नहीं है। बस तुम पढ़ लो, किस समय पढ़ रहे हो, उससे कोई वो नहीं चाहिए हमें, बस पढ़ाई करो, ठीक है। डेली एक्टिविटीज से इंटरेस्टेड नहीं है, तुम कैसे मूव कर रहे हो, वो अपनी इंटरनल फोर्सेस की वजह से, डिफरेंट फोर्सेस की वजह से मूव कर रहे हो। वहां पे ये एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो इस तरीके से लग रही हो, ठीक है, इस तरीके से लग रही हो, ये मतलब कैसे इस तरीके से, उसका डिस्कशन करेंगे, पर ठीक है, चलो गलत एग्जांपल ले लिया मैंने। पर समझ गए ना, वो पीरियोडिक मोशन नहीं है। तुम रोज सुबह उठ रहे हो, ठीक है, डेली एक्टिविटीज एक तो डिफरेंट रहेंगी तुम्हारी, सेम हो ही नहीं सकती। और दूसरा भी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट को देख रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट को देख रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है उसकी बातें कर रहे हैं। इसमें और इसमें एक, सर हाँ, लिखना था। नहीं नहीं लिख लिया बाद में, अभी मैंने वो कर दिया है, परचेज स्पेस आ गई है, आज अपलोड कर दूंगा लेक्चर खत्म होते ही। ये अब इसमें हार्मोनिक मोशन में और इसमें एक हमने पॉइंट देखा भाई, लेट से एक वो पॉइंट है जिसके अबाउट, उसको मैंने एम बोल दिया, ये पॉइंट है जिसके अबाउट हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो इसमें और इसमें एक खास बात है भाई, हार्मोनिक मोशंस जिनको हम बोल रहे हैं, तो वो हार्मोनिक मोशन क्या है, एक पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है ना, एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो एक पॉइंट के अबाउट अगर वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ऐसा तभी कर सकता है अगर पार्टिकल आगे जाए तो उस पर फोर्स किधर लगे, पीछे की तरफ लगे। हमेशा पार्टिकल पे एक रीस्टोरिंग फोर्स है। वो क्या कर रही है, रीस्टोरिंग फोर्स उसको पार्टिकल को वापस पॉइंट पी की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। वेदर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, जब पार्टिकल राइट की तरफ है फोर्स लेफ्ट की तरफ लगे, और जब पार्टिकल लेफ्ट की तरफ आए तो चाहे इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो, फोर्स उस पर लगनी चाहिए किस तरफ, एक पॉइंट की तरफ। कौन सा पॉइंट की तरफ, वो वही पॉइंट होगा जिसके अबाउट तुम क्या बोलने वाले हो। ये क्या करेगा, हार्मोनिक मोशन। अगर एक पार्टिकल पे फोर्स लग रही है हमेशा एक पॉइंट की तरफ, ठीक है, एक पार्टिकल पे फोर्स लग रही है हमेशा पॉइंट की तरफ, और पार्टिकल की वेलोसिटी उसी फोर्स के अलोंग है या उसके अपोजिट है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी उसी फोर्स के अलोंग है या उसके अपोजिट है, तो अपने आप क्या होगा, वो हार्मोनिक मोशन करेगा। क्या अपने आप क्या होने वाला है, वो हार्मोनिक मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन। तो हमें क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए हमेशा किस पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट की तरफ फोर्स चाहिए, उसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है, हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन होने लगता है। उसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है, हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन होने लगता है।
तुम कहोगे यहाँ पे भी तो एक पॉइंट की तरफ फोर्स लग रही है, बिल्कुल लग रही है। हाँ लग रही है हमेशा। सन की तरफ डायरेक्टेड फोर्स है, हमेशा जो फोर्स है किधर है, सन की तरफ डायरेक्टेड है ये फोर्स। लेकिन ये हार्मोनिक मोशन नहीं है, वेलोसिटी फोर्स के अलोंग या वेलोसिटी फोर्स के अवे होनी चाहिए तो हार्मोनिक मोशन बन के आएगा। ठीक है, वेलोसिटी फोर्स के अलोंग और वेलोसिटी फोर्स से अवे होनी चाहिए तो हार्मोनिक मोशन बन के आएगा, और इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, जब वो मेन पॉइंट पे पहुंचेगा वहां पे कोई फोर्स नहीं लग रही, इस पॉइंट पे कोई फोर्स। समझे इतना भाई? भाई इतना यस समझा सर। सबको? तो ये यस जो सर। रीस्टोरिंग फोर्स इस पे लग रही है, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स इस पे लग रही है, दिस रीस्टोरिंग फोर्स कैन बी, मैग्नीट्यूड की बात करना भाई है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रीस्टोरिंग फोर्स कैन बी कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट हो सकता है। इट कैन बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से जितना डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल हो सकता है भाई, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। तुम कहोगे इट कैन बी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल, एक्स क्यूब बिल्कुल अलाउड है, कॉमा प्रोपोर्शनल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तुमने कहा कि ऐसा तो नेचर में एक्स के है, तो हो सकता है कोई अलग फंक्शन बना हुआ है, एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 ऐसा फंक्शन बना हुआ है। सारे फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस पॉसिबल है, वेराइटी ऑफ फंक्शंस पॉसिबल है, इनवर्स भी हो सकता है, इनफैक्ट इनवर्स भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कैसी लग रही है, वो तो नेचर में बहुत तरह की फोर्स लग सकती है, इनफाइनाइट वेज से वो फोर्स लग सकती है भाई। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगी पार्टिकल के आगे जाने पे, जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगी पीछे की तरफ, वो रीस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, दैट मैग्नीट्यूड कैन बी कांस्टेंट, दैट मैग्नीट्यूड कैन बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइट हो सकता है। प्रीति, कैसा सवाल? प्रोपोर्शनल कैसे हुआ का मतलब क्या है? ये तो हमने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लिया है ना, वो तो तुम बनाओगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो बोल दिया हमने, कैन बी, मे बी, the restoring force which is acting on the particle is proportional to, is proportional to, is constant, is constant। ठीक है, कांस्टेंट है restoring force, क्यों नहीं हो सकती? कांस्टेंट हो सकती है भाई, ग्रेविटेशन तुमने थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है, तुमने अर्थ के अंदर होल करा, बड़ा सा होल बनाया भाई प्लानिट का, यहाँ से जब हम पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी, पार्टिकल ऐसे जा सकता है भाई, ऐसे 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 ऑसिलेट कर सकता है। वो तो कैसे तुम फोर्स को क्रिएट कर रहे हो वो भी तो मैटर करेगा, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे ना, वो तुमने कैसे फोर्स क्रिएट करी, हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगी, कैसी भी फोर्स हो सकती है, दैट फोर्स कैन बी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर क्यूब, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहाँ बोला कि ये है ये नहीं है, मैंने ये कोई बोला कि ये है ये नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और भी तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रही है तो और भी कुछ हो सकती है। तो जिसको अब हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको तीन तरीके, अलग अलग तरीके से हमें सोचना है भाई। एक तो हो गया ये वाला पूरा पार्ट, इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट हो, इस इन दोनों के अलावा कोई भी अरेंजमेंट हो तो अलग तरीके से डील करेंगे, ये हो अलग तरीके से डील करेंगे, ये होगा तो अलग तरीके से डील करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला अगर रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स अगर कांस्टेंट है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई बहुत सिंपल? क्योंकि हमने लॉज ऑफ मोशन में ध्यान दिया था, पढ़ाई करी थी हमने अच्छे से लॉज ऑफ मोशन में, तो लॉज ऑफ मोशन में अगर हमने पढ़ाई करी थी तो कांस्टेंट वाले केस में इफ रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो तुम्हें पता है ना हमेशा किधर होना चाहिए, डायरेक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, टुवर्ड्स द पॉइंट, टुवर्ड्स द पॉइंट। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यहाँ से लेट से हमने एक छोटी सी बॉल को रिलीज कर दिया, एक छोटी सी एम मास की बॉल को रिलीज कर दिया, तो इस पे जो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में कितनी लगेगी भाई, mg cos थीटा लगेगी। कौन बैलेंस करेगा उसको? नॉर्मल,
आगे की तरफ कितनी फोर्स आएगी, आगे की तरफ कितनी फोर्स आएगी, mg sin थीटा, यस सर। आगे की तरफ कितनी फोर्स आएगी भाई, mg sin थीटा आएगी, पक्का। तो इस mg sin थीटा की वजह से अगर सपोज मैंने इसको l डिस्टेंस से रिलीज कर दिया, अगर मैंने इसको l डिस्टेंस से रिलीज कर दिया भाई, तो अब ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा भाई, नीचे हमने कर्व्ड सरफेस बना दिया। क्यों बना दिया नीचे कर्व्ड सरफेस, अब इससे क्या होगा, कोलाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, इससे कोलाइड नहीं करेगा ना, अब वैसे स्मूथली घूमेगा नीचे, कोलाइड कर गया तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस हो सकता है, कोलाइड कर गया तो एनर्जी का लॉस हो सकता है भाई। तो हमने क्या करा, कोलाइड नहीं करा। मेरी वॉइस प्रॉपर है ना, मतलब वॉल्यूम्स ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अगर ये क्या है, ये कोलाइड नहीं करे, इसके लिए हमने क्या करा, कर्व्ड सरफेस बना दिया, कर्व्ड सरफेस बना दिया। अब ये यहाँ से नीचे आएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ तक जाएगा। वर्क पावर एनर्जी भी तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें पता है कि जब रुक जाएगा तो फिर से सेम हाइट पे जाएगा। काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक में जाएगी, काइनेटिक फिर से पोटेंशियल में जाएगा, फिर से वापस नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर ऊपर चल जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। तो तुम्हें पूछा गया पहले पार्ट में, इज द मोशन हार्मोनिक, तो तुम मुझे बोलोगे, या जिसने तुमसे क्वेश्चन बोला उसको तुम बोलोगे यस द मोशन इज हार्मोनिक। कैसे, भाई एक फोर्स चाहिए थी हमें, एक फोर्स चाहिए थी, फोर्स लग रही है, एक फोर्स चाहिए थी, एक पॉइंट की तरफ फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाली फोर्स लग रही है, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाली फोर्स लग रही है ना भाई। जब इधर आएगा तो mg sin थीटा, और जब इधर जाएगा तो इस तरफ आएगा mg sin थीटा, सेम फोर्स, सेम ही फोर्स आएगा, इस तरफ आएगा। तो हमेशा m की तरफ फोर्स लग रही है ना, m की तरफ हमेशा फोर्स लग रही है। फिर तुमने पूछा अच्छा टाइम निकालना जरा, तो तुम बोलोगे टाइम निकाल देते हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, टाइम निकालें क्या, कितना डिस्टेंस ले लें, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एल हो गया, यू जीरो हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम कितना आएगा, कितना आ जाएगा भाई टाइम, यस सर। टाइम आ जाएगा भाई अंडर रूट 12 बाई जी साइन थीटा। भाई यहाँ से रिलीज करा मैंने इसको, यहाँ से रिलीज करा, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, इनिशियल स्पीड है नहीं, एक्सेलरेशन तुम बताओगे मुझे जी साइन थीटा है, तो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम इतना आ जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ आने का टाइम अगर इतना आ गया, तो अब वो क्या होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ से यहाँ आने का टी टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टी टाइम, फिर वापस टी टाइम आने का, फिर इधर जाने का। टाइम पीरियड बताओ भाई, टाइम पीरियड कैसे आएगा, आने का टी टाइम, फिर ऊपर जाने का टी टाइम, फिर आने का टी टाइम, और फिर इधर आने का टी टाइम। तो इतने 4 टी के बाद फिर मोशन रिपीट होने लगेगा ना, 4 टी के बाद मोशन रिपीट होने लगेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, 4 टाइम्स। नहीं समझे बात को, समझा यस सर। सर। ठीक है भाई। तो ये आ गया भाई, टाइम पीरियड आ गया। तो भाई एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मैं उसके दोनों तरफ, एक इधर भी मोशन हो रहा है, इसके लेफ्ट में भी हो रहा है, हमेशा फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड है, एम की तरफ डायरेक्टेड है। एम की तरफ अगर फोर्स डायरेक्टेड है तो क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन हो गया, कोई इशू नहीं है। फिर तुमने कहा कि थीटा को 90 कर दे तो भी रहेगा क्या, मैंने कहा बिल्कुल रहेगा। थीटा को अगर तुम 90 डिग्री कर दोगे तो ऐसे वर्टिकली गिरेगा, थीटा को अगर तुम 90 डिग्री कर दोगे तो बॉल ऐसे वर्टिकली गिरेगी। गिरने में कितना टाइम लगाएगा, अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट 2h/g, फोर्स हमेशा नीचे की तरफ रहेगी, mg ऐसे रहेगी, नीचे गिरेगा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा। तो अगर कोलिजन इलास्टिक रहा, अगर कोलिजन इलास्टिक रहा, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, नीचे यहाँ तक गिरेगा, उतनी हाइट तक वापस जाएगा, फिर गिरेगा, फिर उतनी हाइट तक वापस जाएगा, ये रहेगा, गिरा फिर उतनी हाइट तक वापस, फिर गिरा फिर उतनी हाइट तक वापस। तो इज दिस मोशन ऑल्सो हार्मोनिक,
तुम बोलोगे यस ये मोशन भी हार्मोनिक है। कैसे हार्मोनिक है भाई? थीटा अगर जनरल थीटा पे ये आ रहा था तो मैं उसको इंक्रीज करता जाऊंगा तो अचानक से 90 पे मैं मना कोई कर दूंगा कि हार्मोनिक मोशन होना बंद हो गया। ऑफ कोर्स दोनों साइड मोशन हो रहा था बाकी यूजुअल केसेस में। हार्मोनिक मोशन मतलब एक राइट की तरफ भी होना चाहिए, एक लेफ्ट की तरफ भी होना चाहिए। राइट में भी होना चाहिए हार्मोनिक मोशन, लेफ्ट में भी हमेशा एम की तरफ डायरेक्टेड है। यहाँ पे भी राइट की तरफ भी हो रहा है, लेफ्ट की तरफ भी हो रहा है, हमेशा एम की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं अगर यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट नहीं डिफाइन कर पा रहे, फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ ही लग रही है ना, इस पॉइंट की तरफ। यहाँ पहुंचेगा, थोड़ी देर के लिए रुका होगा, फोर्सेस बैलेंस हुई होंगी, उसके बाद फिर ऊपर चला गया होगा। ठीक है, फोर्सेस बैलेंस हुई होंगी, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदला ना, यहाँ से नीचे था, थोड़ी देर बाद ऊपर हो गया। एक साइड जरूर मिसिंग है, एक साइड जरूर मिसिंग है। मतलब एक्चुअल में हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होना चाहिए था? दोनों होने चाहिए था ना, आगे भी इसके इधर भी, आगे भी इधर भी। लेकिन वो इलास्टिक कोलिजन है, वो टाइम कैसा हो गया? कोलिजन का टाइम नेग्लिजिबल है, ऐसा मान लो बस दूसरी तरफ का क्या है, नेग्लिजिबल टाइम में वापस आया, ऊपर चला गया। एक साइड जरूर मिसिंग है, तो इस ऐसे मोशन को भी तुम्हें पूछा गया कि हार्मोनिक है या नहीं है, तो हार्मोनिक ही बोलोगे, चेंज नहीं करोगे। ठीक है, कैसा मोशन है भाई? हार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक मोशन है भाई। और टाइम, लेकिन सर टाइम पीरियड कितना होगा इसमें? टाइम पीरियड बताओ पहले, टाइम पीरियड कितना टू हो जाएगा? इंटू रूट टू एच बाई जी। हाँ, गिरने का टाइम कितना होता है भाई? एच हाइट से फ्री फॉल का टाइम कितना होता है? अंडर रूट 2h/g होता है। जितने टाइम में गिरेगा उतने टाइम में वापस जाएगा। जितने टाइम में गिरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आया, फिर उतने टाइम वापस जाएगा, फिर उसके बाद पाथ रिपीट होने लगेगा, फिर पाथ रिपीट होने लगेगा। तो टाइम पीरियड ट्वाइस रहेगा, बाकी सारे केस में टाइम पीरियड 4 टाइम्स रहेगा। और ये भी मोशन कैसा रहेगा? हार्मोनिक मोशन ही बोलेंगे। बोलो। सर जैसे हम आगे पीछे बोल रहे हैं वैसे ऊपर नीचे नहीं बोल सकते, वो भी तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स के अबाउट मतलब ऊपर नीचे हो तो रहा है, ऑसिलेट। किसने मना करा? ऊपर नीचे ही तो हो रहा है, ऊपर और नीचे। ये मतलब बस लेफ्ट, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, लेफ्ट हुआ। इसमें लेकिन मेन पॉइंट के अबाउट लेफ्ट और राइट होना चाहिए ना। मेन पॉइंट के अबाउट ऊपर नीचे बिल्कुल होगा, वर्टिकल मोशन में भी होगा ऊपर नीचे, वैसे मोशन भी रहेंगे। तो एक पॉइंट होगा, इसके अबाउट ऊपर के आया, नीचे आया, फिर इस पॉइंट के अबाउट। इस एक पॉइंट होना चाहिए ना जिसके अबाउट कर रहा है। यहाँ पे हमेशा ये पॉइंट है, वो इस पॉइंट के ऊपर का मोशन है, नीचे का मोशन नहीं है, क्योंकि वो नीचे का मोशन कोलिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम लगता है, वहां खत्म हो गया है। यहाँ पे नेग्लिजिबल टाइम हाँ लगता है कोलिजन में, वहां खत्म हो गया है। अदरवाइज वो अगर तुम उसको बना के देखो तो थोड़ा सा नीचे गया होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसको लेंगे तो वो आएगा, अदरवाइज एक ही साइड का मोशन। सर हम्म। यहाँ पे मिड पॉइंट में बोल सकते हैं उसके अबाउट कर रहा है और कैसे फिर मिड पॉइंट के अबाउट कर रहा है? मैंने वही तो बताया, मिड पॉइंट पे फोर्स हमेशा इसकी तरफ है ना, जिसकी तरफ फोर्स होगी वो होता है। लोएस्ट पॉइंट की तरफ है ना, मिड पॉइंट है तो नीचे आने पे फोर्स ऊपर की तरफ नहीं हो जाएगी ना, हाँ सर जिस पॉइंट की तरफ फोर्स है वही रहेगा। तो टाइम पीरियड कितना? 2√h/g। भाई पहला पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, 3 तरह में से पहला आएगा कांस्टेंट वाला पार्ट। ठीक है, कांस्टेंट वाला पार्ट। तो कांस्टेंट वाले पार्ट में तुमको ये लिख, ठीक है चलो लिख लो भाई, मैं भी थक जाता हूँ लगातार बोलते बोलते। लिखो जल्दी, ये हो गया पहला पेज, नहीं सर। लिख जल्दी। डन। सर अभी सर
तो हार्मोनिक और Next ऑसिलेटरी slide. एक ही मोशन। हाँ एक सर वो पॉइंट को क्या बोलते हैं जिसके अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा पार्टिकल? अभी बोलेंगे, अभी पहले इसको तो लिखो। हाँ सर। हो गया? नहीं सर, एक हाँ सर। No, sir. ठीक है, अब अगले ब्रेक में लिखियो। ये हो गई स्लाइड? हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक में लिखना। अब ये क्या हो गया भाई? हाँ हाँ,
तो हमने कौन सा वाला पार्ट कर लिया, ये कांस्टेंट वाला पार्ट कर लिया, ठीक है। फोर्स अगर कांस्टेंट होगी रिस्टोरिंग फोर्स, तो कैसे सॉल्व करना है वो वाला पार्ट हो गया। अभी ये बाकी लीनियर होगा तो क्या होगा, और बाकी अगर कोई और कॉम्बिनेशन या कुछ भी हुआ तो कैसे करना है वो वाला पार्ट बाकी। तो वहां से स्टार्ट करने से पहले दो चार टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, दो चार टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं। तो पहली टर्म हो गई भाई मीन पोजीशन, एक टर्म हम यूज करेंगे मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन कौन सा पॉइंट है, द पॉइंट अबाउट विच, द पॉइंट अबाउट विच, the point about which the particle is, the point about which the particle is performing, yeah, particle is undergoing oscillation। जिस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, उस पॉइंट को हमने मीन पोजीशन नाम दे दिया। ये जो पॉइंट था जिसके अबाउट तुम कह रहे हो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसीलिए उसको एम से बोल रहे थे हम बार बार। जिस पॉइंट की तरफ फोर्स डायरेक्टेड है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं भाई, मेन पोजीशन बोल रहे हैं। इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, मेन पोजीशन बोल रहे हैं। पॉइंट अबाउट विच द पार्टिकल इज अंडरगोइंग ऑसिलेशन इज नोन एज मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पे फोर्स कितनी लेनी है, जीरो लोगे। मेन पोजीशन पे फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन पे कितना रहेगा, जीरो रहेगा भाई, या एक्सेलरेशन पे कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना। यस सर। अगला क्या हो सकता है भाई, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वर्ड यूज करेंगे। तो दो तरह की एक्सट्रीम पोजीशन एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम आ सकता है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम आ सकता है भाई, एक नेगेटिव एक्सट्रीम आ सकता है। हो सकता है कई बार एक एक्सट्रीम मिसिंग हो, मतलब मीन और नेगेटिव एक्सट्रीम या पॉजिटिव एक्सट्रीम एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाए, बहुत ही पास पास हो। अदरवाइज एक जनरल क्या रहेगा, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक नेगेटिव एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे, द फारदेस्ट पॉइंट, द farthest point, yeah, from the main position, from the main position, ठीक है, in the path of oscillation of body। तो जो फारदेस्ट पॉइंट होगा उस फारदेस्ट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, या फारदेस्ट पॉइंट को क्या बोलोगे, एक्सट्रीम पोजीशन बोलोगे। अब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हर जगह एक्सेलरेशन सेम होगा। फोर्स अगर लीनियरली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या कोई भी, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा। और अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। वो तो केस पे डिपेंड कर जाएगा ना कि भाई फोर्स कैसी है ना, केस टू केस डिपेंड कर जाएगा कि फोर्स कैसी है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होगी, वो तो केस टू केस डिफर कर जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट रही तो हर जगह एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे हर जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, एक्स स्क्वायर के, क्यूब के, तो क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, बीन के अलावा। क्या बोलते हो, सही बात है। यस सर। लेकिन कोई सा भी केस हो, जब पार्टिकल यहाँ, एक्सट्रीम का मतलब क्या है, पार्टिकल आगे गया लौट के वापस आया, तो लौटने से पहले रुकेगा ना वो, हमेशा ऐसे ही होगा ना, वहां पे रुक यस के सर। वापस आया होगा ना, तो रुक के वापस आया तो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड कितनी होगी, हमेशा जीरो रहेगी। रुका तो होगा ही नहीं, वापस टर्न करने से पहले तो रुकना ही है। ऐसा कोई है एक इस तरह जा रहा था अचानक से पीछे जाने लगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा अगर नहीं होने वाला यानी कि वहां रुकना ही है, तो वहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड कितनी होती है अपनी, जीरो रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट सही है भाई, कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर एक वर्ड बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड, ठीक है, एक वर्ड बोलेंगे फिर हम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, ये जो मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम है इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बोल देंगे। मीन और एक्सट्रीम पोजीशन जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बोल दोगे। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन mean and extreme, the distance between mean and extreme position or the maximum displacement of particle from mean position। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मेन पोजीशन से जो रहेगा उसी को क्या बोल दोगे भाई, एम्पलीट्यूड बोल दोगे। ठीक है, उसको एम्पलीट्यूड बोल दोगे। ठीक है, तो ये तो एम्पलीट्यूड बता दोगे भाई, मीन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस जो रहेगा एम्पलीट्यूड तुम बता दोगे। फिर तुम्हें पूछा जाएगा भाई क्या एम्पलीट्यूड दोनों तरफ सेम होने जरूरी है, तुम बोलोगे नहीं, हो सकता है इधर फोर्स अलग है इधर फोर्स अलग है, हो सकता है एम्पलीट्यूड अलग अलग है। स्टिल मुझे एम्पलीट्यूड पूछा तो तुम क्या बताओगे भाई, दोनों इंडिविजुअली बताना ज़्यादा बेटर है। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं एम्पलीट्यूड, और लेकिन स्टिल एम्पलीट्यूड वर्ड बोल दिया, ऑप्शन एक ही दे रखा है सिंगल चॉइस। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऐसे केस में क्या बताएंगे भाई, एक ए है और एक जीरो है, पहले वाला केस बन गया, ये वाला केस है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या बोलोगे, इसका एम्पलीट्यूड तो तुम एच ही बोल दोगे, बोलोगे एक तरफ का एच है दूसरी तरफ का जीरो है ना, हाफ ही ऑसिलेशन है, एक तरफ का एच है दूसरी तरफ का जीरो है। लेकिन एम्पलीट्यूड बोल दिया तो तुम समझ जाओगे ना कि यार पर्सन को पता है कि दूसरे का एम्पलीट्यूड दूसरी तरफ का नहीं हो रहा, ऑसिलेशन एक ही तरफ का हो रहा है। तो डायरेक्ट एम्पलीट्यूड ऐसे केस में कितना बताओगे, एच बताओगे। इस केस में एम्पलीट्यूड कितना है, एल से इधर गया एल से इधर गया, एल है एम्पलीट्यूड ना, एल है एम्पलीट्यूड। किसी केस में ऐसा हो सकता है बाई चांस कि एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस है, एक थोड़ा सा बड़ा होगा एक थोड़ा सा कम होगा, एक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एक साइड का थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो तुम उसमें बहस नहीं करोगे क्वेश्चन सेटर से, अगर मेरे जैसे किसी ने पेपर बना के तुम्हें दे दिया क्वेश्चन तो एवरेज वैल्यू भी बता सकते हो, अगर तुम्हारा एवरेज मैच कर रहा है तो एवरेज भी बता दोगे। एवरेज मैच कर रहा है तो एवरेज भी बता दोगे, मतलब एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मीन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस निकाल दो या एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम का डिस्टेंस निकाल के 2 से डिवाइड करके बता दोगे ना, 2 से डिवाइड करके बता दोगे, मार्क्स चाहिए, सीधा सीधा बात सी बात है। बस क्वेश्चन सेटर के दिमाग में जाएंगे, सोचेंगे भाई उसने क्या बोला होगा, उसके हिसाब से आंसर बता दो। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था ये ऑप्टिक्स का, तुम्हारा होमवर्क हो गया। रेस फोकस पे कन्वर्ज होंगी if the lens starts oscillating with small angle theta, find the amplitude of oscillation of image। ये इसको ट्राई करना, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स को रिवाइज कर सकते हो, ट्राई करना, इसका आंसर बताना। क्या कर सकते हो भाई, क्या बोला मैंने यहाँ पे, क्या ध्यान रखना है, अगर हमें गिवन है एम्पलीट्यूड दोनों तरफ का सेम है तो एम्पलीट्यूड ए ही बता दोगे, कोई इशू नहीं है। एक तरफ का ए है जीरो है तो मोस्ट प्रोबेबली सामने वाले ने एम्पलीट्यूड पूछा तो उसको पता है एक तरफ का जीरो है तो वो ए ही बताना है। बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों का भाई, एक है 0.99 एक है 1.01, तो उसका 1 बता सकते हो एम्पलीट्यूड, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो जाएगी, यानी कि A1 + A2/2 बता सकते हो। ठीक है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम का डिस्टेंस लिखोगे और 2 से डिवाइड करके बता दोगे यहाँ पे, जैसे इस केस में। ठीक है, नहीं करोगे ऐसा, कहाँ सो गए, सब सो गए कहानी सुनते सुनते। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
लिखो इसको यहाँ से, कहाँ से लिखना है सर लिखो। डिफरेंस ज्यादा होगा तो नहीं लिखना, तो है ना अलग अलग एम्पलीट्यूड, थोड़ा सा डिफरेंस है तो एवरेज बता देंगे। इसको लिखो भाई। सर आपने वो इसके पहले एग्जांपल दिया था 1.8 1.7 जो अलग अलग पीरियड था, वो पीरियोडिक मोशन नहीं है ना? 1 पॉइंट, आपने एग्जांपल दिया था ना, वो वापस रिपीट हो रहा है 1.8 1.9। हाँ तो उसको मतलब एज सच पीरियोडिक नहीं है, पर उसको भी क्या करते हैं, मतलब हमने तो पीरियोडिक मोशन डिफाइन कर दिया ना, अब उसको बस ये बोल देंगे टाइम पीरियड इज वेरिएबल। फिक्स बाय टाइम पीरियड। डेफिनेशन तू बोल सकता है कि ठीक है बाय डेफिनेशन नहीं आ रहा है, पर हमें कुछ क्या ही करना है, हमें तो सिचुएशन में अप्लाई करना है। हम उस सिचुएशन में क्या बोल देंगे कि यस पीरियोडिक है विद अ वेरिएबल टाइम पीरियड। नेक्स्ट स्लाइड। बड़ी जल्दी लिख दिया इस बार तूने। एक मिनट पिछले वाला से। हाँ सर। जल्दी जल्दी लिखना भाई। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर एक मिनट पिछले वाला से दिखा। यार तो एक मिनट। हाँ सर।
हो गया? नहीं सर। सर वो एवरेज वाला केस कब लेने बताया था आपने? राइट और लेफ्ट का एम्पलीट्यूड में बहुत ही कम डिफरेंस। राइट और लेफ्ट के एवरेज एम्पलीट्यूड में बहुत ही कम डिफरेंस। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करें। हाँ सर। तो अब ये पहला केस हो गया भाई, कांस्टेंट हो तो क्या करना है वो डिस्कस कर लिया। फिर हमने कुछ टर्म्स डिफाइन कर दी, कुछ नए वर्ड्स जो अभी तक हमने आज तक यूज़ नहीं करे हैं, मैकेनिक्स में नहीं यूज़ करे थे लेकिन अब यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ करेंगे। तो उसमें से 3 टर्म्स डिफाइन कर दिया, मीन हो गया, एक्सट्रीम हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। आगे भी कुछ टर्म डिफाइन करेंगे। या चलो एक और टर्म डिफाइन कर देते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या रहेगा वैसे तो हमने जरूरत नहीं है, पर तुम्हें पता ही है। व्हाट इज टाइम पीरियड? द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द मिनिमम टाइम आफ्टर विच the path of the particle repeat itself. Or the minimum time after which, ठीक है, या फिर मैथमेटिकली अगर बोल दें तो मिनिमम टाइम आफ्टर विच पोजीशन and velocity of particle again matches. या ये गड़बड़ हो जाएगा। और द मिनिमम टाइम आफ्टर विच position and velocity of particle matches with new position and new velocity। या वो मैथमेटिकली लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे ना अजीब सा बन जाता है। तो फिर मुझे समझाना पड़ेगा, समझाने में वो जब वो आएगा यूज़ होगा तभी कर देंगे। ठीक है, तो इससे बढ़िया टाइम पीरियड इतना ही रहने देते हैं भाई। टाइम पीरियड क्या है? द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द पाथ ऑफ द पार्टिकल रिपीट इटसेल्फ। सिंपल है, यहाँ पे सफिशिएंट डेफिनेशन है। ठीक है, जो मिनिमम टाइम होगा जिसके बाद पाथ रिपीट होने लगेगा उसी को टाइम पीरियड बोल रहे हैं। जब हम उसको डिराइव करेंगे तब वो बोल देंगे, तब वो देख लेंगे जो दूसरा स्टेटमेंट में लिखा जा रहा है। जब हम उसको डिराइव करेंगे तब के लिए देख लेंगे। अभी के लिए पहले हम बाकी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई ये होगा तो जैसे बताया लॉज ऑफ मोशन यूज करके सॉल्व कर दोगे। फिर इस x के अलावा कोई भी और स्टेटमेंट है, x के अलावा अब कोई भी और फंक्शन है, तो 99.99% क्वेश्चन का चांस क्या है कि वो किसका होगा? डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन होगा। या डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई करके देखना पहले। ठीक है, इफ द रीस्टोरिंग फोर्स इज नीदर कांस्टेंट, कांस्टेंट होगे तो क्या करोगे? लॉज ऑफ मोशन लगाओगे, नॉर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, नॉर प्रोपोर्शनल टू x is neither constant proportional to nor proportional to x, then use dimension analysis, dimensional analysis, initially dimension analysis ही लगाना। ठीक है, then use dimension analysis initially to approach the
क्वेश्चन जैसे ही तुम्हें दिखाई देगा जिसमें फोर्स एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब आ गया, एक्स की पावर 4 आ गया, कोई भी केस आ जाए तो क्वेश्चन करने के लिए तुम लॉज ऑफ मोशन नहीं लगाना, वो इंटीग्रेट करने नहीं बैठ जाना। ठीक है, पहले क्या करना, डायमेंशन एनालिसिस ही लगाना, उसी का वो 99% क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, 99% वो क्वेश्चन उसी का रहा होगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं 100% इसीलिए नहीं बोल रहा कि हो सकता है बाई चांस कोई ऐसा फंक्शन बना के दे दें जो तुमने इजीली इंटीग्रेट कर दिया, अदरवाइज 99.99% क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस का ही आएगा, चाहे वो मेडिकल हो, आईआईटी में भी आ चुका है, मेडिकल में भी आ चुका है, सब जगह है वो क्वेश्चन। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन तो लिखो इसको। सर नहीं, हमें रेस्टोरिंग फोर्स पूछेंगे। हमें पूछेंगे क्यों यार, रिस्टोरिंग फोर्स कुछ और पूछा होगा और रिस्टोरिंग फोर्स दिया होगा। तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट नहीं दिया, उसके अलावा कुछ दिया, तो किसी कुछ भी पूछा हो तो हमें डायमेंशन एनालिसिस करना पहले। सर किस पे लगा रहे डायमेंशन? अरे यार, जो क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसमें डायमेंशन एनालिसिस लगाओगे ना। लिख इसको, स्टेटमेंट को लिखो पहले, या चलो लिखो, रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या हो गया, ए पार्टिकल is undergoing oscillation about a point ठीक है, if the force on a particle, तो वो रिस्टोरिंग मैं बोल रहा हूँ, वो रिस्टोरिंग एक्चुअल नहीं है ना मेरा। रिस्टोरिंग से मतलब क्लियर है ना तुमको, क्या मतलब है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट। if the force on the particle is always directed towards the point and has a magnitude directly proportional to x square, where x is displacement from that point। ये पॉइंट होगा भाई, मिड पॉइंट बोल दें तो एम एम बोल दें। तो यहाँ पे पार्टिकल है, इस पे जो फोर्स है हमेशा कितनी लग रही है भाई, मीन की तरफ डायरेक्टेड है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसका एम्पलीट्यूड मुझे गिवन है भाई, ए एम्पलीट्यूड है इसका, ए एम्पलीट्यूड है। तो मुझे पूछा गया कि मुझे अगर सपोज पूछा जाता है कि ये टाइम पीरियड इसका कितना होगा। ठीक है, पार्टिकल का मास गिवन है m, मास ऑफ पार्टिकल m। तो मुझे पूछा गया द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। तो ए रूट ए आएगा, 1/√a आएगा, ए आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, क्या पूछा कि ए के प्रोपोर्शनल है, रूट ए के प्रोपोर्शनल है, 1/√a के प्रोपोर्शनल है, या ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। निकालो, करो जल्दी, कैलकुलेट करो, 1 मिनट का टाइम है। पार्टिकल इज अंडरगोइंग ऑसिलेशन अबाउट अ पॉइंट if the force acting on the particle is always directed towards the point and has a magnitude which is proportional to x square, where x is the displacement of the particle from the point, then
क्वेश्चन समझ गए? पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट है? क्वेश्चन क्लियर है भाई सबको? क्या पूछा है, क्या निकालना है? यस सर। ठीक है भाई। अब इसमें क्या करना है भाई, हमें डायमेंशन एनालिसिस बताना है ना। डायमेंशन एनालिसिस बताना है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर है, या सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर है। तो तुम क्या बोलोगे मुझे? सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर है भाई फोर्स। तो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। मास पे डिपेंड करना चाहिए भाई टाइम पीरियड, मास की पावर है। जो कांस्टेंट मैंने डिफाइन करा इस पे डिपेंड करना चाहिए, और जो एम्पलीट्यूड है इस पे डिपेंड करना चाहिए। इस तरीके से रहेगा भाई। एफ इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, एफ इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो वो के पे डिपेंड कर रहा होगा भाई टाइम, मास पे डिपेंड कर रहा होगा, और किस पे डिपेंड कर रहा होगा? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा होगा। क्या बोलते हो? हाँ नहीं? सर। तो अब इसके बाद डायमेंशन से कैसे करते थे क्वेश्चन? इधर एल एच एस का डायमेंशन एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। आर एच एस का डायमेंशन एम की पावर ए, के का डायमेंशन, के का डायमेंशन बताना जरा देख के, फोर्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी कि एम एल टी माइनस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। मतलब एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट था ना, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, इसकी पावर बी। एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की पावर सी। एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 थी ये 1। एम की पावर कितनी बनेगी, ए प्लस बी। एल की पावर कितनी बनेगी, -1 इंटू बी माइनस बी प्लस सी। टी की पावर कितनी बनेगी, -2b। याद है डायमेंशन या भूल गए? डायमेंशन एनालिसिस याद है? अब यस सर। टी की पावर -b, इधर टी की पावर 1, यानी कि -2b किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो b कितना आएगा, -½ आएगा भाई। फिर दूसरा बताओ, -b प्लस सी किसके बराबर? 0। तो सी किसके बराबर आया, बी के बराबर आया, जो कि कितना है, -½ के बराबर है। यानी कि एम्पलीट्यूड की पावर कितनी आ रही है, -½ -½ आ रही है, यानी कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आएगा, 1/√a। ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देख के इंटीग्रेट वगैरह करने नहीं बैठ जाना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिखा हम भूल जाते हैं एसएचएम पढ़ते वक्त। ठीक है, हम उसको वही आदत हो जाती है इंटीग्रेट और वो करने की, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस लगाने की। तो याद रखना ये क्वेश्चन आया तो ये डायमेंशन एनालिसिस से ही करना है, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं करना है, बहुत लेंदी चला जाएगा, नहीं निकाल पाओगे। एग्जैक्ट वैल्यू पूछी तो तुम पे ऑप्शन नहीं बचता है। अदरवाइज ऐसा पूछा कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो क्या याद रखना है, डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है भाई। तो ये पार्ट, ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये तो क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। किसी को कोई डाउट है? अब हम आएंगे मेन चीज पे, मेन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लिख सर लो। हाँ, सर वो t इक्वल टू कांस्टेंट m रेज टू वो कैसे लिखा? पहला लेक्चर मैं यूनिट एंड डायमेंशन 11th के बैच में चालू है, मैंने वीडियो डाल रखे हैं, उनको पढ़ रिवाइज कर। बाकी सबको भी याद नहीं है? हाँ सर, याद है। याद है सर। लिखो भाई, कहाँ से लिखना है? सर वो हमेशा सेम चीज पे डिपेंड करेगा हर क्वेश्चन में। सेम चीज पे मतलब नहीं, वो तुम्हें जज करना होगा। जैसे एफ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता भाई, फोर्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना ऑलरेडी। एक्स की जगह यस तो सर। ऑलरेडी एम्पलीट्यूड लिख ही रहा है, तो एक्स को के लिख। वाला भी लेंगे हम लोग। हाँ, के लेंगे। कहाँ तक हो गया था लिख के, जल्दी बताओ। ये हो गया था, हाँ सर। ये हाँ सर। लिखो इसको। यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन जहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर है वहीं पे है, 11th करके फोल्डर होगा, यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है, बैठ के रिवाइज कर।
अब लास्ट मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं जिस पे पूरे अगले 2 हफ्ते में स्पेंड करने हैं। इफ एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स तो करना बाकी है ना विवेक, क्या कह रहे हो? नहीं सर, वो हो गया सर अगली स्लाइड। जब टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनलिटी निकालोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना ऐसे सिनेरियो में ना, कांस्टेंट को लिखना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जगह तुम एम्पलीट्यूड वर्ड ऑलरेडी बोल रहे हो। के ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अब वो जो भी रहेगा, जो भी रिलेशन आएगा के का, जो भी फैक्टर आएगा रहेगा, वो जो आ रहा है सही है। हो गया अभी लिख के? अगली स्लाइड। डन। अगली अगली अनिकेत, हाँ सर, हो गया। ये भी आया समझ में? कहाँ से देखेगा? 11 से। डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था हमने, पहला ही चैप्टर था। डन डन डन। एक मिनट यस हाँ सर। Force is proportional to displacement. Restoring force is proportional to displacement. ठीक है, restoring force का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। लास्ट पार्ट ये है अपना, यही क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे? एस एच एम बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलने वाले हैं? एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी जो लास्ट पार्ट है इसी को अब हम अगले 2 हफ्ते पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे हाँ, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या सिंपल है इसमें? इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिंपल आएगा, और भी एक चीज जो बाकी दोनों से बहुत डिफरेंट आएगी, एक मेन चीज और है। बाकी चाहे कांस्टेंट हो फोर्स, चाहे एक्स स्क्वायर के हो, क्यूब के हो, एक बहुत बड़ा डिफरेंट फैक्टर आ रहा है इस केस में। कौन से केस में? जब फोर्स क्या होगी?
एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब उसको रीस्टोरिंग फोर्स ना बोल के प्रॉपर लिख लें भाई इस केस के लिए, जब यही है अपना सिलेबस। तो प्रॉपर कैसे लिखूं भाई, ये मेन पॉइंट है इसके अलोंग इसके टुवर्ड्स फोर्स लगनी चाहिए, तो फोर्स इसकी तरफ है, डिस्प्लेसमेंट कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, तो एफ किसके बराबर आएगा भाई, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करोगे, क्या बोलोगे मुझे, इस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है विच इज माइनस एक्स, माइनस साइन क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पॉजिटिव दिया तो हाँ फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव दे दिया फोर्स कैसी आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कर दिया तुम इधर ले गए, अगर इसको उठा के, अगर इसको उठा के तुम इधर ले गए तो फोर्स कैसी आएगी भाई, पॉजिटिव आएगी, रहेगा ये, है ना, ये फोर्स पॉजिटिव आ जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या यूज करोगे, कांस्टेंट यूज करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, लेट अस से दैट कांस्टेंट इज के, ठीक है, हमने बोला लेट अस से दैट कांस्टेंट इज के, फिर फोर्स आ गई, के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है भाई, के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है पल्लवी, ठीक है, के हाँ इज नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट, के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है किसी सिनेरियो में, अगर ऑसिलेशन कराने के लिए मैं स्प्रिंग यूज करूंगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा, ऑसिलेशन अगर किसी और चीज का हो रहा है तो रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है नहीं हमेशा, हमेशा ट्रू नहीं है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूं, इसको किससे डिवाइड कर दें, एक्सेलरेशन कैसे निकालूं, इसको किससे डिवाइड करूं, मास से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है भाई, मास से डिवाइड कर दिया भाई, फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया। फिर मैंने इसको आगे सॉल्व कर रखा है, तुम्हारे से पहले भी 11 बैचेस जा चुके हैं, तो अगर वो जा चुके हैं तो मैं जानता हूँ पहले से के बाय एम का रूट बार बार आने वाला है, के बाय एम का रूट आगे बार बार आने वाला है, तो इसको अभी से कुछ नाम दे दें, मैंने क्या करा, इसको अभी से ओमेगा नाम दे देते हैं, अब घबराना नहीं कि इसको ओमेगा क्यों बोल दिया, ये बार बार आएगा तो उसका सिग्निफिकेंस कुछ और होगा तो हमें आगे पता चल जाएगा भाई, अभी के लिए उसको हमने ओमेगा नाम दे दिया कि लेट से एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा किसके बराबर है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ठीक है, वेयर ओमेगा किसके बराबर आ गया, अंडर रूट के बाय एम के बराबर आ गया, ठीक है, ये मेन है भाई। सर हाँ सर यहाँ पे रूट कैसे आया हमको? अरे पल्लवी यार, मैंने तुम्हें कहा कि आगे जाके अंडर रूट की मैंने सॉल्व करा पूरा, ठीक है, मैंने आज अभी तुम्हारी क्लास से पहले पूरे दिन बैठ के सॉल्व करा, बार बार अंडर रूट के बाय एम का एक्सप्रेशन आ रहा है आगे, ठीक है, तो मैं उसको नहीं लिखना चाहता, मैंने आगे जाके अंडर रूट के बाय एम को ओमेगा बोल दिया है, तो मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें पहले से लिखवा दूँ, हाँ सर। तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स हमने बोल दिया, अंडर ये स्क्वायर है, अंडर रूट के बाय एम का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, यस सर। तो उसका मैंने स्क्वायर पहले से लिखवा दिया। अब एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल आ गया है, तो बताओ कौन सी इक्वेशन लिखूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as, नहीं वेलोसिटी सर, कोई नहीं लिख सकते भाई, इसने कहा दोनों नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा आया, नॉन वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो तुम्हें क्या लिखना है, या तो dv बाई डी टी या फिर और क्या लिखोगे, वी डी वी बाई डी एक्स। यही दो ऑप्शन होते ना, अगर टाइम का फंक्शन आया होता तो dv बाई डी टी लिखता, पर x का फंक्शन आया है तो क्या लिखोगे, वी डी वी। v dv पे, तो v dv बाई डी एक्स इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, इतना v dv बाई डी एक्स इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो v dv बाई डी एक्स कितना आ गया भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर आगे आगे बढ़े, तो v dv किसके बराबर आ गया, v dv किसके बराबर आया भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। फिर तुम मुझे बोलोगे अब क्या करूं मैं, क्या कर दूं इसको, इंटीग्रेट, यस इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कर दें भाई इंटीग्रेट, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक करें इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक करें, पहले इंटीग्रेट कर दो, v स्क्वायर बाई टू इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू,
या v स्क्वायर बाय 2 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2 किसके बराबर आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 के बराबर आ गया, है ना। फिर क्या कहीं पे इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन के साथ दो दिक्कतें होती थी, कौन कौन सी होती थी भाई दो दिक्कतें इंटीग्रेशन के साथ, या तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखो या लिमिट्स लिखो, ऐसे कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो ना, या तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे इंटीग्रेट करने के बाद, या क्या लिखेंगे, लिमिट्स लिखेंगे। तो क्या कहीं पे मुझे वेलोसिटी पता है क्या इस ऑसिलेशन में, कहीं पे भी बताओ, यस सर। फाइनल पॉइंट, एक्सट्रीम पे पॉइंट एक्सट्रीम पता है, फाइनल नहीं है वो, एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम एक्सट्रीम पॉइंट, पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम दोनों पे पता है मुझे कितना, जीरो स्पीड कितनी हो 0 जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये पता है तो इसको लिख देते हैं भाई, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब x किसके बराबर, a के बराबर, वेलोसिटी जीरो, जब x x होगा तो वेलोसिटी v होगी। तो यहाँ लिमिट्स लिख दो भाई, कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, 0 से v, यहाँ कहाँ से कहाँ तक लिखूँ, a से x, 2 से 2 उड़ा दे तो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, सही है। फिर क्या करो, x की वैल्यू ज़्यादा है या a की वैल्यू ज़्यादा है, एक ही एक ही वैल्यू है। a की वैल्यू ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि a तो क्या है, a मैक्सिमम x ही तो है, व्हाट इज a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, उसी को तो ये बोल रहे हो, तो मैक्सिमम में तो उससे क्या छोटा हो जाएगा भाई। तो वी स्क्वायर किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी किसके बराबर आया भाई, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी हमारे पास तीसरी इक्वेशन और आ गई है, अभी और आगे बढ़ेंगे, पहले तुम लिख दो इसको जल्दी से ना, और देखो इसमें कोई डाउट तो नहीं आया। डन भाई, पहली स्लाइड डन। सर एक मिनट, जल्दी बोलो। सर एक्स जनरल पॉइंट लिखा है ना हमने। हाँ The next slide. भाई सब कुछ समझा, यस सर। तो भाई अब मैं स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया है, तुमने लिख भी लिया है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब तो तुम्हारे पास वैसे मल्टीपल चॉइस बचेंगे नहीं, v की जगह क्या लिखो, dx बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा भाई। फिर dx को यही रहने दो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ और इसको लिख दो इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, आ गया भाई, dt को इधर ले जाओ, ओमेगा dt आ जाए, कर दो इंटीग्रेट, कर दे भाई इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ। यस सर। इस बार क्या मुझे पता है t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है,
क्या हमें पता है t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? नहीं पता। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल तो कहीं पे भी हो सकता है ना। t इज इक्वल टू 0 पे इस बार पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है। ये वाले केस में फिक्स था कि एक्सट्रीम पे जब जाएगा तो स्पीड 0 होगी, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है वो तो यार क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड कर जाएगा। तो उसको पहले से डिफाइन करना थोड़ा सा गलत है। जरूरी कोई है t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पे ही हो सकता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, हो सकता है नेगेटिव एक्सट्रीम पे, हो सकता है बीच में किसी पॉइंट पे, कहीं पे भी हो सकता है t इज इक्वल टू 0 पे। तो इस बार लिमिट लिखना कोई सेंस नहीं बनाता है। इसका इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें बताया था, उसमें कैसे निकालते थे इसका इंटीग्रेशन, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखाया था आज से 1 साल पहले। इसका आता था साइन इनवर्स x बाय ए। सब इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से करना था, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से करना था इसको। कैसे आएगा भाई इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन? x की जगह a साइन थीटा लिखना इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से, इसका ये रिजल्ट आएगा भाई। या इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से उसका वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, कर लोगे एक बार ट्राई बाद में? अभी के लिए Yes, मैं sir. रिजल्ट लिख दूं भाई, उसको ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो बता देना। तो भाई इसका इंटीग्रेशन कितना आया? साइन इनवर्स x बाय ए आया। इसका इंटीग्रेशन कितना आया भाई? साइन इनवर्स x बाय ए। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? ओमेगा इंटू dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा? टी ओमेगा सर, टी T. आएगा। ओमेगा टी। अब क्या लिखना चाहिए हमें? क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? Constant of integral. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो पहले लिखा मैंने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यस। फिर मैंने देखा इक्वेशन को दोबारा, तो मुझे दिखाई दिया साइन इनवर्स एक्स बाय। तो साइन इनवर्स एक्स बाय क्या होगा? एंगल होगा या लेंथ होगी या एरिया होगा? Angle. एंगल होगा एंगल है। सर। तो अगर LHS में अगर एंगल है तो RHS में भी एंगल होना चाहिए, यानी कि यस ओमेगा सर। टी भी अपना एंगल होना चाहिए, ये भी अपना एंगल होना चाहिए कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट अगर एंगल होना चाहिए तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखने की जगह कोई एंगल का टर्म लिखना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखने की जगह अगर हमें लिखना ही है तो एंगल का टर्म थीटा, फाई, अल्फा, बीटा कुछ लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? फाई लिख दिया। लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। क्या बता रहा है फाई? इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही है ना। यस सर। तो इसको इधर ले गया साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स को इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा भाई? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो x कितना आ जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। a sin ओमेगा t प्लस फाइव। यही क्या हो गया भाई अपनी फाइनल इक्वेशन? यही आएगा भाई, है ना? सर ओमेगा 1/t का डायमेंशन होगा। ओमेगा, हाँ वो ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस लगाता रहे। अभी उसको हमने नहीं बोला ना, पहले ये बता, जो पढ़ा रहे हैं वो तो बता। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव में डाउट है? ये क्लियर है? यस सर। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, भाई सबको क्लियर है? अब यस Yes. सर। हाँ सर। भाई वो सबको क्लियर है, सबने एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक सेकेंड रुको। अब इसमें तुम मुझे फाई क्या बोल सकते हो? व्हाट इज फाई? फाई को बोलते हैं भाई इपॉक, या फिर जो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा है फाई, उसको इपॉक बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज बोलते हैं। ठीक है, फाई को क्या बोल देते हैं? इपॉक या इनिशियल फेज। देखो t इज इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा? t इज इक्वल टू 0 रखो, x कितने बराबर आ जाएगा? a साइन फाई के बराबर आ जाएगा। यानी कि फाई ने क्या करा? मुझे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन बता दी ना। फाई ने क्या करा? वही Yes, फाई sir. पता है तो तुम्हें इनिशियल पोजीशन पता है पार्टिकल की, और वेलोसिटी भी पता चल जाती है। तो फाई हमें इनिशियल, इसको इपॉक बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं इसको। लिखो इस पूरे को, सर इसको लिख दे जल्दी, जल्दी लिख दे। मैं सोच रहा था दो एक और पार्ट कर देते, चलो कोई बात नहीं। हाँ बोल, अब तो नहीं हो पाएगा। सर लीनियरली अगर जा रहा है तो फिर वो फाई का कैसे यूज करना? एंगल तो है नहीं ना। अगर लीनियरली मतलब एक पॉइंट के अबाउट कर रहा है तो लीनियर ही तो जा रहा है, किसने कहा लीनियर नहीं जा रहा? नहीं, तो ये एंगल जो आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट में लिखा है वो कौन सा एंगल है? अरे कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट का एक एंगल आया है,
नहीं सर, वो इनिशियल फेज मतलब वो पार्टिकल भी एक एंगल में जा रहा है। उसको लिख दे पहले, चुपचाप लिख, जल्दी लिख पूरे को। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर जनरली लेते हुए फी कितना लेंगे हम? जनरली मतलब नहीं, वो कहीं से कहीं भी इक्वेशन। जाएगा, पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। करेंगे उस पर डिस्कस, रुक तो जाओ 2 मिनट रुको, यस सर। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे 16-28। सर आपने लिमिट्स कैसे लिखा था, एक बार बताइए ना। कौन से में? v और x का लिमिट्स कैसे लिखा था? जब लोअर लिमिट लिखा तो x की वैल्यू जब a है तो v की वैल्यू कितनी है? जब x जो है एम्पलीट्यूड के बराबर है तो x अगर a हाँ हो सर। गया मतलब x एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया मतलब एक्सट्रीम पे हो गया, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। और यस जब सर। जनरल पॉइंट x की बात करोगे तो वहां पे वेलोसिटी भी है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? a sin ओमेगा t प्लस फाई आएगी भाई x की वैल्यू। x हमें क्या बता रहा है? पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है। x क्या हो गया? पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जिसमें फाई क्या है? फाई को इपॉक बोलते हैं और या फिर इनिशियल फेज बोलते हैं। कैसे उनकी वैल्यू निकालेंगे उस पर बात करेंगे ना, पहले इतना तो लिखो। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में तो कुछ लिखा ही नहीं है अनिकेत, ये हो तो लिखने थे सबको। सबने लिख दिया क्या? यस सर। ठीक है भाई, लिख दो भाई फिर इसको। अब इसकी फाई की जो वैल्यू है वो निकालेंगे भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, निकालेंगे। अभी तुम मुझे ये बता सकते हो क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू ए ए कॉस साइन, वेलोसिटी। वैसे वेलोसिटी मिल जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस फाई है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगा dx बाई dt। कितना आएगा? a एज इट इज रहेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस आएगा, और अंदर वाली टर्म भाई मेडिकल वाले देख लेना, अंदर वाली टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा आएगा। मेडिकल अंदर वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, साइन का कॉस आएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और अंदर वाली टर्म का कितना आ जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव का। ओमेगा कांस्टेंट है, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, फाइव का 0 हो गया। नहीं यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करके बताना क्या आएगा? माइनस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर साइन ओमेगा। टी प्लस फाइव, करेक्ट है भाई। माइनस भाई कॉस का माइनस साइन आएगा, माइनस साइन लिख दिया, और अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन फिर से आएगा ओमेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है पल्लवी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या था? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या था? एक्स है। हाँ सर। तो ये तो फिर से बन गया ना, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जहां से स्टार्ट किया था हम वहीं पहुंच गए घूम के, जहां से स्टार्ट किया था हम घूम के क्या हो गए? वहीं। कोई फायदा हुआ? सर मुझे एक डाउट है। कोई डाउट नहीं तुझे, विश्वास रख, कोई डाउट नहीं, सही है सर। कल करेंगे तेरे डाउट। क्या डाउट है चल बता। तो एंगल कैसे ले रहे हो आप? अरे एंगल कहाँ ले रहे हैं, मैंने एंगल वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसका सिग्निफिकेंस नहीं लिखा अभी, मैंने उसका बस नाम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला, उसका नाम दिया। इट इज नोन एज इपॉक और इनिशियल फेज। कल देखेंगे ना, अभी लेक्चर के टाइम नहीं है अभी, कल रहेगा 1-1.5 घंटे का, उसी में ये सब करेंगे, एंगल को वैल्यू निकालेंगे। मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा। वैल्यू फिर क्या पूछ रहा है? सर अगर मोशन लीनियर है तो फिर एंगल कैसा आया? अरे आया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल ही तो होता है, और क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना तो उसके अंदर क्या आएगा? एंगल ही तो आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना तो उसके अंदर कुछ और कैसे आ सकता है? एंगल ही होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। ये बना ना ये साइन इनवर्स एक्स बाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके अंदर वो जो भी रहेगा वो एंगल है। तो वो कैसे भी आ रहा है और भी तरीका देखेंगे, और कैसे आता है सर्कल में इसको रिलेट करेंगे।
इतना हो गया भाई, सबका लिख के हो गया? यस सर। Yes. ठीक है, चलो कल मिलेंगे।